तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने फरमाया कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। दलील ये दी कि अगर इमरान खान सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर दस्तखत से रोक देते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फवाद चौधरी ने जो भी कहा वो इंतहाई काबिल गौर है, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला गैर मामूली ताखीर का शिकार हो रहा था। कोई माने या ना माने, लेकिन एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा दूसरी मरतबा एक्सटेंशन के लिए सरगर्म थे, दूसरी तरफ एक साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की क़यादत को यकीन दिला रहे थे कि अगर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया तो वो इमरान खान को निस्तो नाबूद कर देंगे और उनका फैज़ गैर मशरूत होगा। न जाने बाजवा और फैज़ मिलकर खेल रहे थे या एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, लेकिन ये तय है कि GHQ से वजारत दिफा को आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने की असम्बली में ताख़ीर बहुत सोच समझ कर की गई। आखिर में जब असम्बली भेज दी गई तो ख्याल था कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया तो इमरान खान सदर आरिफ अलवी को इस फैसले की तस्दीक से रोक देंगे, एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और मार्शल लॉ के हालात पैदा हो जाएंगे। फवाद चौधरी बुरा ना मनाए तो अर्ज है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने समरी सदर आरिफ अलवी को भिजवाई तो हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए थे। दस्तखत करने के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म के हवाई जहाज़ पर लाहौर गए और इमरान खान से मुलाकात की। खान साहब समरी से दस्तखत पर रोकते भी तो कोई फायदा ना था, लेकिन खान साहब को मार्शल लॉ के लिए खतरे का एहसास था। उन्होंने सदर को दस्तखत से नहीं रोका और यूं मार्शल लॉ का खतरा टल गया। मार्शल लॉ किसने लगाना था? ज़ाहिर है जनरल बाजवा ने लगाना था, जिनकी जुबान से मैंने मार्शल लॉ की बात एक दफा नहीं बार बार सुनी। इनके दिल के किसी गोशे में 5000 अफराद को लटकाने की एक ख्वाहिश अक्सर अंगड़ाइयां लेती थी। ये ख्वाहिश उनकी जुबान पर तड़पती लेकिन फिर वापस दिल में जाकर सो जाती। रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में कई घंटे तक उन्होंने खिताब फरमाया। यहाँ भी आगाज में तो यही कहा कि फरवरी 2021 में फौज ने सियासत में मुदाखलत न करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना बहुत आसान है और हमारे पास हर वक्त उन लोगों की फहरिस्तें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लॉ लगाने के बाद गिरफ्तार करना होता है। मुझे मुखातब करते हुए कहा कि कभी आपका नाम हमारी फहरिस्त में शामिल हो जाता है, कभी ड्रॉप हो जाता है। उस दिन उन्होंने मीडिया पर बहुत गुस्सा झाड़ा और कहा कि जब भी हम कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुंचते हैं तो आप लोग कश्मीर फरोशी की बातें करने लगते हैं। ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आप लोग बारी तनख्वाहें लेते हैं और टैक्स भी अदा नहीं करते। जनरल बाजवा तकरीबन हर मुलाकात में हमारी तनख्वाहों पर ज़रूर गुफ्तगू करते थे, अक्सर उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती। उस दिन NDU में नसीम ज़हरा ने उन्हें चैलेंज कर दिया और कहा कि आपने टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया है तो अब सबूत पेश करें वरना अपने अल्फाज वापस लें। बाजवा साहब ने नसीम ज़हरा को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस जुर्रतमंद खातून ने भी बुलंद आवाज़ में आर्मी चीफ से बार बार कहा कि सबूत के साथ बात करें तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स ने बात बदल दी। हकीकत यह है कि सिविलियंस की कमज़ोरियाँ साजिशी जर्नलों की ताकत बनती है। नसीम ज़हरा की कोई कमज़ोरी बाजवा के पास ना थी, लिहाजा उन्होंने 1 मिनट में बाजवा साहब को चुप करा दिया। उस दिन बाजवा साहब ने यह एतराफ़ भी कर लिया कि फ़ौज बहैसियत इदारा न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ज़ाती हैसियत में इमरान खान को समझाने की काफ़ी कोशिश की। बाजवा साहब एक ज़माने में शहबाज शरीफ को भी बहुत समझाया करते थे। 2018 के इंतखाबात से कबल एक दिन जनरल बाजवा ने इस वक्त के DGSI जनरल नवीद मुख्तार और उनके नायब फैज़ हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत से सलाह मशवरे के बाद ही काबीना बनेगी। फिर उन्हें कहा गया कि आपको अपने भाई नवाज शरीफ की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। ये वो लम्हा था जब शहबाज शरीफ एक छोटी सी हाँ कह देते तो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे, लेकिन उन्होंने तीनों जर्नैलों को साफ बता दिया कि वो हमेशा से फौज के साथ मुफाहमत के हामी रहे हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ सकते। अर्ज ये करना है कि जनरल बाजवा ज़ाती तौर पर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के इनकार के बाद इमरान खान की मजबूरी बन गए। इमरान खान ने बाजवा के साथ चलने की हर मुमकिन कोशिश की। बाजवा ने कहा कि असद उमर को वज़ारत ख़ज़ाना से हटाकर हफीज़ शेख को ले आओ। खान साहब मान गए। जब बाजवा साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला से हटा दो तो खान साहब नहीं माने। सारी बात यहीं से बिगड़ी। खान साहब का ख्याल था कि अगर तहरीक अदम एतमाद के पीछे बाजवा साहब हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तहरीक अदम एतमाद के मास्टरमाइंड आसिफ अली ज़रदारी थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ को अपना उम्मीदवार बनाकर खुद बाजवा को हैरान कर दिया। बाजवा साहब ने आखिरी वक्त तक इमरान खान को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के रहनुमा खालिद मगसी के पास भेजा और उनसे कहा कि आप इमरान खान का साथ ना छोड़ें, लेकिन बाप वाले बाजवा साहब के भी बाप निकले। खालिद मगसी ने बराह रास्त बाजवा के सामने बैठकर कह दिया कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दो, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो उसके बाद बाजवा साहब ने परवेज़ इलाही को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर पर दबाव डाला कि आप या तो नए इंतखाबात का ऐलान करें या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। राइस साहब ने जिस जगह
اور جس انداز میں انکار کیا اس پر تو پورا کالم لکھا جا سکتا ہے۔ انہیں بہاولپور سے بھی پیغامات آتے رہے کہ آپ نئے انتخابات کا راستہ ہموار کریں، لیکن راجہ صاحب نے سب کو بے فیض کر دیا۔ بہت سے راز سامنے آنے والے ہیں، بہت سے چہروں کا نقاب سرکنے والا ہے۔